जयदेवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 70। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसावनं प्रणमीयमोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवगयम् पयर्यदमुभयेशम् वोच्छामि पदेश संकमं निस्संकम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतीश्वर आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार चल रहा है आगे, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 461 पर आ गए। 461। यहाँ हम संक्रमण के स्थान देख रहे हैं। जघन्य स्थान से हमने शुरुआत की थी, उसमें सत्कर्म जघन्य रखा था, परिणाम जघन्य रखा, और जो संक्रमण स्थान उत्पन्न हुआ वो भी जघन्य था। फिर परिणाम बदल जाने से दूसरे स्थान उत्पन्न होते हैं, वहाँ सत्कर्म जघन्य ही रखा, और परिणामों को पलटाने से पहली परिपाटी वाले सारे स्थान उत्पन्न होते। उसको हमने नाम दिया था x1, x2, x3 वगैरह। जब सत्कर्म स्थान दूसरा ले लेते हैं, उसमें विशिष्ट प्रक्षेप डाला, 1, 2, 3, 4 परमाणु बढ़ने से नहीं होता है, परंतु ऐसा सत्कर्म लेना है कि जहाँ दूसरी परिपाटी चालू हो जाएगी, y1, y2 वाली। तो उसको हमने नाम दिया S2, S2। इस तरह से एक एक प्रक्षेप डालते जाओ सत्कर्म में, तो वहाँ नई नई परिपाटी उत्पन्न होती है। ये जो नई परिपाटियाँ उत्पन्न होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिसमें हमने y, z वगैरह नाम दिए थे, वो x1 और x2 के बीच में उत्पन्न होती है। उसी पोजीशन पर इन्हें सम्यक प्राप्त करने के बाद 2 छाछर सागर के पश्चात क्षपणा करने वाले जीवों में हमने अलग अलग स्थान देखे। पहले क्षपित से लेकर गुणित तक के। अब उसमें एक एक समय पीछे आ रहे हैं। 2 छाछर सागर में एक समय कम करते हुए वहाँ सत्कर्म बढ़ाते गए हम, और उसमें और बहुत सारे स्थान प्राप्त हो, उसकी भी और परिपाटियाँ उत्पन्न हुई। ये भी सभी परिपाटियाँ x1 और x2 के बीच में ही उत्पन्न हुई है, अभी उसको x2 तक नहीं पहुँचे। कल हमने एक देखा था जिसको हमने प नाम दिया था, कि इतने सत्कर्म स्थान में 1 प्रक्षेप, 2 प्रक्षेप, 3 प्रक्षेप, अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण सत्कर्म स्थान जाकर वहाँ जो सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है, उसको हमने 1 खंड कहा, 2 खंड, 3 खंड। ऐसे खंड भी कितने करना है? असंख्यात लोक प्रमाण खंड करने पर वहाँ हमने उसको प नाम दिया था। प नाम का सत्कर्म होगा, और उसके कारण जो सीरीज हुई वहाँ पर परिपाटी वो प1, प2, प3 वगैरह हो गए। कहते वो भी x2 की जितनी नहीं है, वो कम ही है। तो आगे उसके x2 के समान कहाँ होता है, ये प्रश्न पूछ रहे। ये 461 से चलेगी बात। तो कहते पुनः कितना अध्वान जागर सदृश होता है, ऐसा पूछने पर कहते हैं जघन्य सत्कर्म स्थान से लेकर S1 से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण अध्वान ऊपर जाकर स्थित हुए सांप्रतिक विवक्षित सत्कर्म स्थान से ऊपर, सांप्रतिक यानी जिसको हमने प नाम दिया था,
सप, बहुत अच्छा। SP सप, सांप्रतिक विवक्षित स्थान, उसके ऊपर सांप्रतिक विवक्षित सत्कर्म स्थान से ऊपर समस्त अधस्तन अध्वान प्रमाण, समस्त अधस्तन अध्वान इन्हें स1 से लेकर स प तक का जो अध्वान है। पहले हमने क्या किया था, एक विशिष्ट खंड बनाया था अंगुल का असंख्यात भाग, और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण प्रक्षेप मिलने पर सप आया था। फिर ये सप आने के लिए जो समस्त अध्वान है स1 से लेकर, उसका भी एक यूनिट बना, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण। तो कहते समस्त अधस्तन अध्वान प्रमाण एक खंड करके उसके समान विद्यात भागार प्रमाण कांडक जाता। अभी तक जितना असंख्यात लोग गए हैं प्रक्षेप, उसको एक यूनिट बनाया, और ऐसे कितने खंडक बनाने, तो विद्यात भागार जितना। नहीं, ये सप हमने देखा वो अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जाकर अध्वान जाके हमने जो नया स्थान उत्पन्न हुआ, हाँ, उसको सप दिया था। हाँ, उसके पीछे उन्होंने बताया कि असंख्यात लोक प्रमाण इतने ऐसे अध्वान जाएंगे। हाँ, तो उतने अध्वान जाने के पीछे ये जो बता रहे हैं सप मिला। अच्छा, उसके पश्चात सप मिला। हाँ, तभी मिला सप। अब कहते अभी पहले हमने अंगुल का असंख्यात भाग, फिर असंख्यात लोक, हाँ, इतने जाने के बाद अभी ये पूरा समस्त को एक खंड बना, और ऐसे कितने खंड अभी जाने, फिर विद्यात भागार, सॉरी, हाँ, फिर वही अंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण, और आगे चले जाना, इन्हें विद्यात भागार प्रमाण कांडक जाकर जो सत्कर्म स्थान है उसको हम ट नाम देंगे, स ट। अभी जो सत्कर्म स्थान है, स प आने तक कितना प्रक्षेप डाले थे हमने, कितना नीचे का सारा अंगुल के असंख्यात भाग, नहीं तो वो असंख्यात लोग, उतने का एक यूनिट बनाया। पर वो असंख्यात लोग का भी उन्होंने प्रमाण बताया था, अंगुल के असंख्यात भाग गुणा नहीं करना है, असंख्यात लोग, उसकी चर्चा मत करो। स प आने के लिए जितना कुछ चला गया, उसका भी एक खंड एक यूनिट बना, और ऐसे कितने यूनिट बनाने, विद्यात भागार जितने। तो जो सत्कर्म स्थान है, स ट नाम देंगे हम उसको, उसका प्रथम संकरण स्थान, इसको हम ट1 कहेंगे ना अभी, और जघन्य सत्कर्म स्थान का दूसरा सत्कर्म स्थान यानी x2, ये दोनों समान होते हैं। ये हमारी भाषा में ट1 कहो, ट कहो, टी कहो, यो ट हमने नाम दिया, तो नहीं, x2 के साथ। अभी ट1 मिला हमको, इतने स्थान जाने पर s ट मिला, स ट मिला। अब उसके कारण जो सीरीज में उत्पन्न हुई है संक्रम स्थानों की, उसमें हमने ट1 ट2 ट3 ऐसा नाम देंगे। तो ये जो ट1 है वो x2 के समान है। x2 इज इक्वल टू यहाँ पे x2 इज इक्वल टू ट1 x2। जब हमने सत्कर्म जघन्य रखा था और परिणाम के वश हमने ज2 परिणाम के कारण x2 नाम का संक्रम स्थान उत्पन्न हुआ था, तो अभी यहाँ पर क्या मिला है, अभी हमने सत्कर्म प्रक्षेप बढ़ाते 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 इतने बढ़ाए, स ट नाम दिया, उसके कारण जो ट1 बन गया वो x2 के समान है। क्योंकि उपरिम विरलन रूप के प्रति रखे गए संक्रम स्थान विशेष प्रमाण
सब द्रव्य का पूरी तरह से यहाँ पर संक्रम रूप से प्रवेश देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं? संक्रम स्थान विशेष यानी x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 में वो जो डिफरेंस है उसमें सत्कर्म प्रक्षेप कितने बने थे? अंगुल के असंख्यात, क्योंकि वो तो असंख्यात गुणा था, असंख्यात लोक, और ये असंख्यातवा भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो असंख्यात लोक से भाग देंगे, इतने यहाँ प्रक्षेप मिल जाएंगे वहाँ पर। तो इतने प्रक्षेप मिलने पर हमें जो स ट मिला है उसके कारण जो स्थान उत्पन्न होगा, क्योंकि वहाँ के सभी यूटिलाइज हो गए प्रक्षेप, तो वो समान होगा। इसी कारण से विध्यात भागार और असंख्यात लोक प्रमाण भागार को परस्पर गुणित कर ऊपर चढ़े हुए अध्वान की प्ररूपणा की है, यानी असंख्यात लोक मल्टीप्लाइड बाय विध्यात भागार। क्योंकि जो x2 जो उत्पन्न हुआ था, x2 कैसे मिला था? स1 को दूसरे विध्यात भागार से भाग दिया था। ज1 के कारण जो विध्यात भागार था और j2 के कारण जो विध्यात भागार था वो अलग अलग था, तभी तो वो x2 मिला था। अब कहते हैं ये इतना बढ़ गया, x1 से x2 होने के लिए कितना ऐड किया? x1 का असंख्यात भाग, x1 को असंख्यात लोक से भाग दिया, तब हमें x2 मिला। अब ये जो पोर्शन है x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक, उसमें सत्कर्म का 1 प्रक्षेप, 2 प्रक्षेप, 3 प्रक्षेप, ऐसे कितने प्रक्षेप मिलेंगे? कितने सब जाने के बाद ये नया मिल जाएगा जो x2 के बराबर। कौन सा? अध्वानी ने वो कितने स्थान जाकर, कितना लंबाई जाकर, कितना आयाम जाकर, आप कौन से लाइन की बात कर रहे हैं? लास्ट लाइन। हाँ देखो, इसी कारण ये उन्हें कौन सा भाग वाला भागार वाला आपस में गुणा करें, ऊपर चढ़े हुए अध्वान की प्ररूपणा की है। अध्वान यानी सत्कर्म प्रक्षेप कितने जाकर हमने ऐड किए उसकी बात है। बंद नहीं कर। हाँ, कितने सत्कर्म प्रक्षेप उसमें डालने हैं। सत्कर्म स्थान मिलने के लिए जो हमने अध्वान मिला, आयाम मिला, उसकी बात है यहाँ। अब यहाँ पे अंगुल के असंख्यात विभाग इंटू असंख्यात लोक प्रमाण प्रक्षेप मिलाने पर जो स्थान उत्पन्न हुआ, वह पे जो संक्रमण स्थान उत्पन्न होता है वो x2 के समान है, बराबर। देखो पहले तो हमने प के लिए भी वही बात की थी। हाँ, अंगुल वो तो वैसा ही दिखता है। देखो फिर वहाँ कल वाली बात देखो, 460 पृष्ठ 754 नंबर का पॉइंट है। अब जघन्य सत्कर्म स्थान से लेकर अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ऊपर प्राप्त हुए। हाँ, फिर जघन्य सत्कर्म स्थान से लेकर अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ऊपर प्राप्त हुए सत्कर्म स्थान के अध्वान को एक खंड प्रमाण करके, ऑलरेडी उसका एक हमने यूनिट बनाया। फिर इसी प्रकार से असंख्यात लोक खंड जाकर जो वहां उत्पन्न होगी परिपाटी, हमने उसको प नाम दिया था। तो कहते हैं कि विध्यात, आगे चौथी लाइन में लास्ट में, विध्यात भागार से उपरिम विरलन को भाजित कर वहां पर जितने रूप प्राप्त हो उतने कांडक गए थे। पूरा उपरिम विरलन प्रमाण यूज नहीं किया था, उसमें से
अंगुल का असंख्यात भाग इतने ही प्रक्षेप डाले थे उसमें। अब कहते ऐसे कितने चले जाएंगे, तो उसका एक यूनिट बनाओ, उसको अंगुल का असंख्यात लोग असंख्यात लोग इनका अंगुल का हाँ। फिर भी वो उसके समान नहीं हुआ था, x2 के समान। तो x2 के समान कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया जो अभी हमने पढ़ा था कि जघन्य सत्कर्म स्थान से असंख्यात लोक प्रमाण अध्वान जाकर जो SP सप हमने नाम दिया था वो उत्पन्न हुआ था। अब उसको पूरा एक खंड बनाओ, उसको एक यूनिट बनाओ, और ऐसे कितने ऐसे विद्यार्थ भागार प्रमाण खंड जाने के बाद वहां जो सत्कर्म स्थान उत्पन्न होगा उसको हमने ट कहा था, स ट ST इस ट। उसके कारण जो परिपाटी होगी T1 T2 T3, वो जो T1 है वो x2 के समान होगा, ये बात बताएं। अब नीचे का पैराग्राफ। अब जघन्य सत्कर्म स्थान का तीसरा संक्रम स्थान, प्रेरणा बेन ये कौन सा है, इसका हमने क्या नाम दिया था, बहुत अच्छा x3, क्योंकि जघन्य सत्कर्म स्थान यानी S1 का उसकी परिपाटी है S1 यानी S1 की परिपाटी कौन सी है, x1 x2 x3। उसके अनंतर तीसरा संक्रम स्थान अनंतर विवक्षित सत्कर्म स्थान के दूसरे संक्रम स्थान के समान है। क्या कहना चाहते हैं, x3 है वो T2 T2 के समान है, x2 किसके समान है, T1 के साथ। x3 T2 यानी x विवक्षित यानी अभी हम जो ट वाली बात करें T1 यानी वो ट सीरीज पूरी, विवक्षित सत्कर्म स्थान यानी S ट या स ट, विवक्षित सत्कर्म स्थान यानी कौन सा, स ट। हाँ यानी क्या अभी हमने क्या देखा था, x2 इज इक्वल टू T1। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं, x3 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू T2, क्योंकि ये सारी ट की सीरीज प्रक्षेप, उसका प्रक्षेप तो उतना का उतना होगा वहां पर, इसके x2 के समान उसका T1 है, इसके x3 के समान उसका T2 हो जाएगा, यानी उसका एक एक आगे वाला स्थान इसके समान होगा, क्योंकि प्रक्षेप तो बढ़ नहीं रहे, प्रक्षेप तो उतने ही है। फिर पढ़ती है लाइन, जघन्य सत्कर्म स्थान का यानी S1 का तीसरा संक्रम स्थान यानी x3 अनंतर विवक्षित सत्कर्म स्थान के विवक्षित संक्रम जिसको हम स ट कह रहे हैं उसके दूसरे संक्रम स्थान के बराबर समान है, यानी x3 इज इक्वल टू T2। इस विधि से विवक्षित संक्रम स्थान परिपाटी के, ये विवक्षित संक्रम स्थान परिपाटी यानी ट सीरीज, उसका ट की परिपाटी T1 T2 वगैरह, तीसरे आदि संक्रम स्थान भी आदि, इसका तीसरा यानी T3 इज इक्वल टू, हाँ तीसरे आदि यानी T3 आदि प्रथम परिपाटी के चौथे आदि संक्रम स्थानों के साथ पुनरुक्त होकर, यानी उतने ही होकर आदि डालिए ना, उसका तीसरा आदि यहाँ के चौथे आदि के समान है। हाँ T3 इज इक्वल टू x4। तो ये सारे कैसे हो गए, पुनरुक्त हो गए। तब तक जाते हैं जब तक, कहाँ तक होगा ऐसा, उसका लास्ट बट वन वाला x का लास्ट होगा, हाँ उसके x साथ का जो लास्ट होगा इसका लास्ट बट वन तो वाला, t का लास्ट बट वन होगा। जब तक प्रथम संक्रम स्थान की परिपाटी के
अंतिम संक्रम स्थान के साथ यहाँ का यानी टी का ट का द्विचरम संक्रम स्थान पुनरुक्त होकर निष्पन्न हुआ है। अब वहां एक सीरीज समाप्त हो गई। एक्स का अंतिम है, मान लेते वो 10वां है तो ये इसमें इसका 9वां होगा। इसका 9वां होगा। पुनः यहाँ का अंतिम यानी टी का अंतिम ट का अंतिम किसी भी अंतिम संक्रम स्थान के समान नहीं है, क्योंकि उसके पहले बाकी सारे समाप्त हो गए ना, क्योंकि x2 के सब नीचे ही थे सारे, x1 y1 z1 सारी सीरीज x2 के पहले समाप्त होती है। वो आगे आगे उसके हर एक की लास्ट भी अंतिम स्थान के पहले समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहते हैं किसी भी अंतिम संक्रम स्थान के समान नहीं है। इसलिए उससे लौटकर दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी के दूसरे संक्रम स्थान को ग्रहण कर, दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी कौन सी थी? y सीरीज, उसका दूसरा संक्रम स्थान यानी y2 को ग्रहण कर उसके साथ पूर्वोक्त सत्कर्म संबंधी पुनरुक्त संक्रम स्थान परिपाटी से उपरिम परिपाटी के, अभी जो पुनरुक्त संक्रम परिपाटी है ना, कौन सी? टी वाली पुनरुक्त हो गई है। उसके उपरिम परिपाटी के T+1 परिपाटी, यानी ये कौन सा उपरिम परिपाटी? ये स्थान होगा स ट यानी T+1 वाला स्थान होगा ये। और उसके कारण ये जो नई परिपाटियां होगी यानी T+1 का 1, अभी उसको नाम दूसरा हम ठ नाम देंगे। T+1 हमने ठ बनाया तो ये स ठ वाला दूसरा स्थान होगा और उसके कारण कौन से मिलेगी? T1 T2 T3। यही कहते हैं ये जो ठ सीरीज है वो किसके समान होगी? T1 y वाले के साथ, y2 के साथ, y1 नहीं, y वाले के साथ, y का दूसरे स्थान के साथ। x के बाद y वाली आई है, अब वहाँ x का अंतिम हो गया पूरा और उसके साथ t का लास्ट बट 1 स्थान समान था, वो पुनरुक्त है। अब कहते हैं ट के आगे वाला स्थान है वो ठ है। ये ट का अंतिम स्थान है वो y के अंतिम स्थान, x के अंतिम स्थान के समान नहीं है, तो वहाँ पे जो y का जो पहला स्थान है वो ट के अंतिम स्थान के समान हो सकता है ना? क्या y का जो पहला स्थान है हाँ। वो ट के अंतिम स्थान के समान हो जाएगा। कैसा होगा? ट के 1 के साथ भी समान नहीं है। x का अंतिम स्थान कह रहे हैं आप? x का अंतिम स्थान हाँ। ट के लास्ट बट 1 के स्थान समान है, बराबर। हाँ। अभी जो ट का जो हम जो अंतिम स्थान देख रहे हैं हाँ। वो y1 के साथ समान होगा? नहीं, क्योंकि प्रक्षेप का प्रमाण समान है। प्रक्षेप का समान है तो ट के बाद ठ वाला जो आया, यहाँ ठ का प्रक्षेप समझ लेना। हाँ। आप प्रक्षेप कौन सा देख रहे हैं समान? x1 और x2 के बीच वाला प्रक्षेप समान है, उसके साथ नहीं कंपेयर करना। y1 वाली जो सीरी है, y2 का जो स्थान है, x2 के बाद कौन सा आएगा? y का 2 आएगा, उसके साथ ठ का 1 समान होगा, पहले वाला समान है। यही बात कहते। देखो ये तो हमने पढ़ा था 5वीं लाइन के लास्ट में कि यहाँ का अंतिम संक्रम स्थान किसी भी अंतिम संक्रम स्थान के समान नहीं है। हाँ, अभी तक सभी सीरीज जो है y सीरीज वगैरह वगैरह प को भी देखा था, किसी का भी अंत के साथ वो समान नहीं है।
इसलिए उससे लौटकर उसको छोड़ दो, अभी वाय को पकड़ो। दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी के दूसरे संक्रम स्थान को ग्रहण कर, यानी ये Y2 है। उसके साथ पूर्वोक्त सत्कर्म संबंधी पुनरुक्त संक्रम स्थान परिपाटी से, ये पुनरुक्त संक्रम परिपाटी T1 T2, उससे ऊपरी मैंने नेक्स्ट परिपाटी, कौन सी? ठ वाली, प्रथम संक्रम स्थान का यानी T1 का पुनरुक्तपना कहा है। Y2 के साथ T1 समान है। यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई, एक्स का जो प्रक्षेप है वो समान है, वाई का प्रक्षेप समान है, जेड का प्रक्षेप समान है। Y1 से Y2 का प्रक्षेप समान होगा। हाँ, Y2 से Y3 का भी समान है, बराबर है। तो यहाँ पे जो एक्स का प्रक्षेप था वही परिपाटी से हम लोग यहाँ पे ट का स्थान देख रहे हैं। ट का जो पहला स्थान है वो x2 के साथ समान है, ट का दूसरा स्थान है वो x3 के साथ समान है। तो वहाँ पे क्या प्रक्षेप की समानता हो सकती है? तभी तो समान हो गए ना स्थान। नहीं, समान हो गए, पर यहाँ पे तो प्रक्षेप बढ़ता जाता है, क्योंकि सत्ता में प्रक्षेप नहीं बढ़ा है, प्रक्षेप उतना ही है। सत्ता में परमाणु बढ़ रहे हैं उतने प्रमाण में, सत्कर्म स्थान का भी प्रक्षेप उतना ही है और संक्रमण स्थान का भी प्रोपोर्शनेटली नहीं है। नहीं, जो सत्ता में जो था उसका प्रोपोर्शन में जो प्रक्षेप आता है वो समान जो वही का प्रक्षेप जो हमने पहले स्थान के लिए प्रक्षेप निकाला है, सत्कर्म का प्रक्षेप वही का वही रहेगा और संक्रम स्थान का प्रक्षेप भी उतना का उतना रहेगा, इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। तब तो ये हम कह सकते हैं। नहीं, इतने अध्वान जाके जो सत्कर्म स्थान उत्पन्न हुआ वहाँ पे तो प्रक्षेप बहुत बार, वहाँ पे तो परमाणु की संख्या बहुत बढ़ी होगी। बोले उतने प्रक्षेप बढ़े हैं उसमें, परंतु एक एक प्रक्षेप का अंतर बदलेगा नहीं वहाँ पर, क्योंकि भागाकार का प्रमाण नहीं। प्रक्षेप तो हमने पहले निकाला था, जगन्य परिणाम के कारण वहाँ जो कोई परिणामों में जितनी बढ़ोतरी होती है वहाँ उस प्रमाण में वहाँ प्रक्षेप बढ़ता है। सत्कर्म जो प्रक्षेप है, कितने परमाणु ऐड होने पर संक्रम स्थान चेंज होगा, उसको हमने प्रक्षेप कहा। वो प्रक्षेप बदलता नहीं है, सर्वत्र समान है। इसीलिए तो जो हमने X सीरीज के साथ X2 के साथ T1 समान था, अब Y1 के बाद Y2 आया, उसके साथ T1 समान हो गया। नीचे से तीसरे लाइन, पुनरुक्त संक्रम परिपाटी से ने T1 T2 T3 से उपरिम परिपाटी यानी वो ठ वाली परिपाटी, उसका प्रथम संक्रम स्थान यानी T1, उसका पुनरुक्तपना कहना चाहिए। किसके साथ? दूसरी संक्रम स्थान का दूसरी संक्रम परिपाटी का दूसरा संक्रम स्थान Y2 के साथ, पुनः दूसरी परिपाटी के तीसरे संक्रम स्थान के साथ Y3 के साथ का दूसरा स्थान, वहां का दूसरा संक्रम स्थान पुनरुक्त है, वहां का यानी T2। इस विधि से Y3 के साथ T2, इस विधि से शेष संक्रम स्थान भी पुनरुक्त होकर तब तक जाते हैं जब तक दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी के अंतिम संक्रम स्थान के साथ यानी Y का अंतिम पूर्वोक्त व सत्कर्म की अपेक्षा पूर्वोक्त वो क्यों डाला? उपरिम संक्रम स्थान परिपाटी का यानी ठ वाला लास्ट पद में
द्विचरम संक्रम स्थान पुनरुक्त होकर अंत को प्राप्त हुआ है। वाय का अंतिम और थ का ठ लास्ट के उपांत के साथ समान हुआ। ये वह क्यों डाला, जरा ऊपर पढ़ेंगे। पहले वाक्य पढ़ रही मैं। एदेन विहीन शेष संकमठानानि भी पुनरुत्तानि होदून गच्छन्ति जाव विधीय संकमठान परिवाड़ीये, यानी वो वाय सीरीज का चरिम संकमठानेन पुवुत्त संतकम्मियादो, ये वो गलत पढ़ा है वहां पर, यानी पूर्वोक्त संक्रम स्थान से सत्कर्म से वरिम संकमठान परिवाड़ीये, यानी जिसको हमने ठ नाम दिया है। पूर्वोक्त यानी ट, उसकी अपेक्षा उपरिम कौन है, ठ। संक्रम स्थान परिपाटी का ये आगे बरोबर है। चरिम संगम ठाने पुवुत्त संतकम्मी यादव वरिम संकम ठान परिवाड़ीये दुचरिम संकम ठानम पुनरुत्तम होदून पज्जवसिदम ती। ये वह जो बीच में ना पूर्वोक्त के बाद वो निकालना, उसका कोई अर्थ नहीं है वहां। पुनरुक्त होकर अंत को प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी विवक्षित परिपाटी का अंतिम संक्रम स्थान, विवक्षित कौन से भी, ठ। अंतिम संक्रम स्थान नीचे किसी के साथ भी समान नहीं है। अब उसको छोड़ेंगे, फिर समानता ढूंढने के लिए जेड वाला लेंगे। इसलिए उससे लौटकर प्रथम निर्वरणा कांड की तीसरी संक्रम स्थान परिपाटी के दूसरे संक्रम स्थान को ग्रहण कर हाँ, वो Z2 आ गया। अब सभी स्पेशलिस्ट हो गए हैं। पेज नंबर 462 चल रहा है। देखो यहाँ विषय ये बात हो रही है, S1 यानी S1 के साथ X1, X2, X3 सीरीज, आगे आगे सत्कर्म उसकी अपनी अपनी Y सीरीज, Z सीरीज वगैरह हुई थी, परिपाटी जिसको हमने कहा। ऐसे करते करते हमने स प पर पहुंच गए थे और उसके कारण P1, P2 वगैरह मिले थे। फिर भी वो X2 के समान नहीं थे। तो X2 के समान कौन सा स्थान है? तो जितने प के लिए जितना गया था, जितने प्रक्षेप डाले थे, उसको एक एक यूनिट बनाओ और ऐसे कितने और बनाओ। तो अंगुल के असंख्यात विभाग ऐसे यूनिट चले जाओ तो वहां पर हमें ट मिलेगा। स ट नाम दिया था हमने उसको। तो वो स ट के कारण ट सीरीज में हुई संक्रमों की। असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जाने के बाद अध्वान जाके ना पेज नंबर 461 पहली लाइन पढ़ेंगे लास्ट में। जघन्य सत्कर्म स्थान से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण अध्वान ऊपर जाकर स्थित हुए सांप्रतिक विवक्षित सत्कर्म यानी सप असंख्यात लोक प्रमाण ऊपर था। समस्त अधस्तन अध्वान प्रमाण एक खंड करके अभी असंख्यात लोक प्रमाण जितने प्रक्षेप डाले हमने उसको एक यूनिट बनाओ, एक खंड बनाओ। और ऐसे कितने खंड है, कितने क्या लिखे आगे, विद्यात भागार यानी ये अंगुल का संख्यात होगा। तब जाके क्या मिलेगा, जो सत्कर्म स्थान होता है उसको हमने ट नाम दिया, स ट एस टी एस ट। उसके कारण कौन सी परिपाटी उत्पन्न हुई, T1, T2, T3। तो उसका जो पहला स्थान है वो जघन्य सत्कर्म स्थान का दूसरा संक्रम स्थान जिसको हमने X2 कहा था। तो T1 इज इक्वल टू X2, T2 इज इक्वल टू X3, T3 इज इक्वल टू X4। ये चलेगा। तो X का जो अंतिम स्थान है वहां T का उपांत स्थान होगा और फिर T का जो अंतिम है उसके लिए कोई पुनरुक्तपना नहीं है, उसको छोड़ दो। फिर हम आए Y पर।
y सीरीज की। तो जो y2 का स्थान है वहाँ ट जो वो पद हमें मिला था सत्कर्म स ट मिला था, उसमें एक प्रक्षेप डालो तो हमें ठ मिला। तो ठ का जो पहला स्थान है ठ1 वो y2 के समान है, यानी y2 इज इक्वल टू ठ1, y3 इज इक्वल टू ठ2। इस तरह से जो y का अंतिम स्थान है वो ठ के उपांत स्थान के समान होगा। हर एक के साथ ऐसी परिपाटियां चलेगी। यही यहाँ बात बता रहे हैं। हमने ठ तक किया था ना 462 पृष्ठ पर, सेकंड लाइन। यहाँ पर भी विवक्षित परिपाटी का यानी ठ का अंतिम संक्रम स्थान नीचे किसी के साथ भी समान नहीं है, क्योंकि उसका पुनरुक्त स्थान तो चला गया अभी, वो किसी के समान नहीं है। इसलिए उससे लौटकर उसको छोड़ो। अभी तीसरी संक्रम स्थान परिपाटी Z2, हाँ, Z1 Z2 वगैरह वो परिपाटी का दूसरा संक्रम स्थान यानी Z2 उसको ग्रहण कर उसके साथ सत्कर्म की अपेक्षा उपरिम तृतीय संक्रम स्थान परिपाटी का प्रथम संक्रम स्थान सदृश करके अभी इसको हम ट ठ ड नाम देंगे। सत्कर्म की अपेक्षा उपरिम, इसको हमने एस को ड कहेंगे उसको, और इसके ड1 ड2 हो जाएगा। प्रथम संक्रम स्थान यानी ड1 सदृश करके किसके समान हुए? Z2 के साथ, यानी Z2 इज इक्वल टू ड1। तो कहते प्रथम संक्रम हो गया, संक्रम स्थान सदृश करके अनंतर पूर्वोक्त क्रम से शेष संक्रम स्थानों का भी पुनरुक्तपना तब तक लगा लेना चाहिए, यानी Z3 इज इक्वल टू ड2, Z4 इज इक्वल टू ड3। तो Z का जो अंतिम स्थान है वो ड के उपांत स्थान के समान हो जाएगा। जैसे हमने x2 के साथ वो ट की बात की थी, उसके बाद y के साथ ठ की बात की थी, वैसे Z के साथ ड की बात होगी। एक एक परिपाटी हम अलग अलग ले रहे हैं। तो Z की जो परिपाटी है उसका जो अंतिम स्थान है वो ड परिपाटी के उपांत स्थान के समान होगा। जब तक अधस्तन तीसरी परिपाटी यानी Z वाली अंतिम संक्रम स्थान के साथ सदृश होकर परिसमाप्त होता है, उसका उपांत्य होगा स्थान। यहाँ पर भी अंतिम संक्रम स्थान किसी के साथ यानी ड का अंतिम संक्रम स्थान नीचे किसी के साथ भी समान नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। यहाँ तक ख्याल में तो हमने वो पहले x1 और x2 लिखे, उसके बीच में y1 z1 वगैरह पूरी सब लिखी थी। अब जब x2 प्राप्त हो गया है उसके समान सत्कर्म बढ़ते 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 जब ट प्रमाण हो गया, स ट हो गया, उसकी सीरीज जो ट1 ट2 उत्पन्न हुई थी x2 के समान वो ट1 था, फिर y2 के समान वो ठ1 था, z2 के समान ड1 था। इस तरह से हर एक के साथ लगा लें। इस प्रकार इस क्रम से प्रथम निर्वर्गणा कांड की चौथी आदि परिपाटियों का भी दूसरे निर्वर्गणा कांड की चौथी आदि परिपाटियों के साथ
पुनरुक्तपना तब तक जानना चाहिए जब तक दो निर्वर्गणा कांडकों की अंतिम परिपाटी प्राप्त हो। किंतु इतनी विशेषता है, सब परिपाटियों के प्रथम संक्रम स्थान पुनरुक्त नहीं है। क्योंकि उनके पुनरुक्तपने का कारण नहीं उपलब्ध होता। क्या कहना चाहते हैं? x1, y1, z1 एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं थे। किसी भी वन के साथ t1 समान नहीं था। t1 किसके समान था? t1 x2 के साथ था। किसी के भी पहले स्थान के साथ समान नहीं था। यानी हर एक का पहला स्थान अपुनरुक्त ही है, ये बात बताना चाहिए। हाँ, वो क्योंकि वहां जाके t1 उत्पन्न हुआ है। वो t1 किसी वन के साथ समान नहीं है, वो x2 के साथ समान है। किंतु इतनी विषय के सब परिपाटियों के प्रथम संक्रम स्थान पुनरुक्त नहीं है, क्योंकि उनके पुनरुक्तपने का कारण नहीं उपलब्ध होता। दूसरे निर्वाणगणा कांडक के अंतिम संक्रम स्थान भी अपुनरुक्त है। अभी उसकी बात याद ही नहीं, फिर भी हम अंदाजा लगाएंगे। ये पढ़ेंगे ना, अंदाजा लगाएंगे। हाँ, आज ही आया, अभी आया ये निर्वर्गणा कांडक। यहाँ क्या कहते हैं उसके ऊपर से हम अनुमान से बताएंगे आपको। देखो, ये और 2-3 लाइन पढ़ेंगे। दूसरे निर्वर्गणा कांडक के अंतिम संक्रम स्थान भी अपुनरुक्त है। इसके अर्थ क्या है? ये हमने जो टी सीरीज वाली देखी थी, ट से शुरू हुआ था, ट का जो अंतिम स्थान है वो अपुनरुक्त है। यानी वहां से दूसरा निर्वर्गणा कांडक कहेंगे हम। अभी तो एज्यूम करते हैं, वो सही है कि नहीं वो देखेंगे अभी आगे पढ़कर। परंतु निर्वर्गणा कांडक का प्रमाण अभी यहाँ बता रहे। विद्यात भागहार को तथा सत्कर्म के प्रक्षेपों के आगमन के हेतुभूत असंख्यात लोक प्रमाण करना। लोक प्रकमान हुआ है, लोक प्रमाण उल्टा सुल्टा हुआ पदड़ा। अभी हम कर रहे हैं लीटी पे, उसमें बहुत ऐसे उल्टे पुल्टे हो गए थे, आगे पीछे। हमारा मोना का लड़का है ना, मोना भी बचपन में ऐसे करती थी, उसका लड़का भी एक अक्षर आगे पीछे हो जाता है उसको बोलने में। जैसे पर्दा कहते ना, तो पदरा कहता। पदरा, हम उसको पदरा कहते, इसलिए मैंने अभी पदरा कहा। अभी नवक के बदले न तो वो या वो न तो, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा था उसने, एक अक्षर पूरा। एक बार वो ऐसे अचकुली कह रहा था, मोना का लड़का, समझ में नहीं आ रहा ये अचकुली क्या कह रहे हैं। तो एक्चुअली ये लोक प्रमाण हुआ ना यार, लोक प्रमाण। देखो अभी निर्वर्गणा कांडक का प्रमाण विद्यात भागहार को तथा असंख्यात लोक को कहना था। मतलब वो असंख्यात लोक के तो वेरिएशंस बहुत है, तो कौन सा वाला असंख्यात लोक? तो कहते हैं सत्कर्म के प्रक्षेपों के आगमन के हेतुभूत असंख्यात लोक प्रमाण भागहार को। हमने जो संक्रमण स्थान का प्रक्षेप था ना, x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक, उसको हमने और एक असंख्यात लोक को भाग दिया था, लोक से भाग दिया था।
जिसके कारण हमें सत्कर्म का प्रक्षेप मिला था, वो वाला असंख्यात लोक परस्पर गुणित करके जो लब्ध आवे उतना होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यानी अभी उन्होंने बताया ये निर्वर्गणा कांड कितना है, तो विद्यात भागार मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात लोक। या असंख्यात लोक जो हमने 2 बार असंख्यात लोक लिखा था वही ले जाएगा। हाँ, पर 2 बार समान नहीं था। सत्कर्म का प्रक्षेप निकालने के लिए जिस असंख्यात लोक से भाग दिया था उसको लेना यहाँ पर। यानी अभी समझने के लिए असंख्यात लोक समझो ना। निर्वर्गणा कांडक का प्रमाण कितना है? विद्यात भागार मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात लोक। हाँ, उतना निर्वर्गणा कांडक का प्रमाण हो। अब यहाँ पर यानी ऐसी कितनी परिपाटियां होगी एक निर्वर्गणा कांडक में, उसकी बात। विद्यात भागार गुण असंख्यात लोक। यहाँ पर प्रथम निर्वर्गणा कांडक की सब परिपाटियों के दूसरे आदि संक्रम स्थान, दूसरे आदि ने x2, y2, z2 या दूसरे ने x2 आदि में x3, x4, ये सारे आदि वाले स्थान। यही कहते कि प्रथम निर्वर्गणा कांडक की सब परिपाटियां, यानी इतनी जो सारी अभी तक हमने परिपाटियां देखी है, वहां तक हम क्या कहेंगे? पहला निर्वर्गणा कांडक। जब तक ट नहीं आया था तब तक के जो सारे स्थान है, परिपाटियां है, उसको हम पहला निर्वर्गणा कांडक कहेंगे। क्योंकि ट सीरीज शुरू होती है तो हमने क्या कहा? प्रथम निर्वर्गणा कांडक का दूसरा स्थान, यानी एक एक परिपाटी का दूसरा स्थान, और दूसरे निर्वर्गणा कांडक वालों के पहले पहले स्थान, ये समान है। तो वहां तक निर्वर्गणा कांडक कहा। तो प्रथम निर्वर्गणा कांडक की सब परिपाटियां, x परिपाटी, y परिपाटी, z परिपाटी, हम वन नहीं कह रहे, सभी परिपाटियां सीरीज एक एक। दूसरे आदि संक्रम स्थान, इनके जो दूसरे आदि संक्रम स्थान, यानी x2, y2 ऐसा कहो, या x2, x3, x4, सब परिपाटियों के दूसरे आदि लेना ना, यानी x2, x3, y2, y3, z2, z3 सभी लेना अंत तक। दूसरे निर्वर्गणा कांडक के संक्रम स्थानों के साथ पुनरुक्त हो गए। दूसरा निर्वर्गणा कांडक कहाँ से शुरू हुआ? ट, ठ, ड आदि, वो परिपाटी है, उसके लेना। पहला कौन सा था? x, y, z, m, n, o, जितने सारे हमने कहाँ तक, बीच में प भी आ गया, उसके भी आगे चले गए। ट में से एक कम करो वहां तक, वो प्रथम निर्वर्गणा कांडक हुआ। ट से ही जो आगे की सीरीज सभी होगी, परिपाटियां सभी, ट, ठ, ड, ढ, न सभी लगा लो। ये क्या होगा? दूसरे निर्वर्गणा कांडक के संक्रम स्थानों के साथ पुनरुक्त हो गए हैं। यानी इसका x2 उसके ठ1 के साथ, इसका y2 उसके ये पहला वाला ट के साथ था, और y वाला वो ठ के साथ था, इसका z है वो ड के साथ था। इस तरह हर एक का अंतिम स्थान पुनरुक्त है। हाँ, सत्कर्म स्थान हमने अलग अलग किया था, तो भी उसके आगे वाले सत्कर्म स्थान हमने देखे। देखो हम स प तक गए थे, उसके कारण प सीरीज हुई थी, प1 प2। फिर हम स के आगे प के आगे भी बढ़ाते गए, प का स प तक एक यूनिट बनाया। ऐसे असंख्यात लोग, ऐसे कितने यूनिट बने अपने? अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण यूनिट गए। तो वहां जाके हमने देखा स ट नाम का एक मिल गया हमको, सत्कर्म स्थान। उसकी सीरीज को हमने ट नाम दिया, ट1 ट2। इस सत्कर्म स्थान की क्या विशेषता है? कि उसके यहाँ अभी वो
सिमिलर स्थान होते हैं। x2 के समान हो जाता है इसका पहला स्थान, ये विशेषता है। इसका पहला स्थान वो x के दूसरे स्थान के समान है। अब तक तो अपुनरुक्त थे, अब ये पुनरुक्त हुआ। इसलिए उनको अलग कर देना चाहिए। पुनरुक्त स्थानों की बात चल रही है। पहली सब पूरी निर्वर्गणा कांडक का, अभी उसको नाम दे दिया उन्होंने। ट से दूसरा निर्वर्गणा कांडक चालू गया, ट ठ वगैरह। उसके पहले जितने थे सारे, हर एक का दूसरा स्थान, आगे की परिपाटियों उनके अंतिम छोड़ दो, उनके सभी के साथ वो समान समान हो जाएगी। ये सारे पुनरुक्त स्थान हो, इसलिए कहते उनको अलग कर देना चाहिए। सभी के पहले स्थान तो अपुनरुक्त थे, x1, y1, z1, m1 जो कुछ है वो सारे अपुनरुक्त थे। पुनरुक्त कहाँ से निकले? हर एक के दूसरे स्थान से, दूसरे स्थान से पुनरुक्त हो गए। x1, x2 ये सारे अपुनरुक्त थे। t1 से फिर पुनरुक्त शुरू हो गया। उसके पहले वाला जो स्थान था वो अपुनरुक्त था। x2 के साथ फिर आगे की समानता चालू हो जाएगी। हम जो अनुकृष्टि में देखते थे ना, ऊपर और नीचे की समानता हो सकती है, उससे वहां से निर्वर्गणा कांडक चालू हो जाता है। दूसरा हाँ। जिस प्रकार प्रथम और द्वितीय निर्वर्गणा कांडकों का परस्पर पुनरुक्तपना कहा है, उसी प्रकार दूसरे और तीसरे निर्वर्गणा कांडकों का भी कहना चाहिए। अब क्या कहेंगे हम? कि हमें ट1, ठ1, ड1 आदि मिले, वो किसके साथ थे? प्रथम निर्वर्गणा कांडक के। वो x2, y2 सबके साथ समान थे। अब ये ट का दूसरा स्थान किसके समान होगा? x3 के समान तो होगा ही होगा, परंतु आगे हम वहां हम छ कहेंगे, च के साथ भी समान होगा। ट का दूसरा स्थान च के पहले के स्थान के समान है, वहां से हम तीसरा निर्वर्गणा कांडक कहेंगे। x, y, z वगैरह के पहले स्थान किसी के समान नहीं थे। x2, y2 वगैरह समान है। ट1, ठ1, ढ1 इसके साथ समान थे। उसके अंतिम स्थान भी समान नहीं है। अभी वो x3 के साथ ट2 समान है, वैसा ही च1 समान होगा। कुछ ओवरलैप होते चले जाएंगे ना। इसका तीसरा स्थान, पहला निर्वर्गणा कांडक का तीसरा स्थान, दूसरे निर्वर्गणा कांडक का हर एक का दूसरा स्थान, और आगे वाली तीसरी निर्वर्गणा कांडक का हर एक का पहला स्थान, ये सब पुनरुक्त होगा। ये पुनरुक्त की चलेगी आगे की, पीछे के साथ भी पुनरुक्त, आगे के साथ भी पुनरुक्त। पहला जो था पूरा पहला निर्वर्गणा कांडक, उसके जो पहले पहले सबके स्थान है, x1, y1 वगैरह किसी के साथ समान नहीं है। हर एक के दूसरे स्थान, पहले निर्वर्गणा कांडक के हर एक के दूसरे स्थान दूसरी निर्वर्गणा कांडक के पहले पहले के समान है। अब इसके तीसरे स्थान दूसरे निर्वर्गणा कांडक के दूसरे स्थानों के समान है, और वही तीसरे निर्वर्गणा कांडक के पहले स्थान के समान है। तो जो हमने जो अनुकृष्टि देखी थी, उसमें जो पहले की जो पहले तो और लास्ट वाले के लास्ट स्थान वो किसी के साथ समान नहीं है, बाकी के सभी समान होते हैं। समान होते, परंतु यहाँ तो इसके पहले किसी के साथ समान नहीं है, पहले सभी पहले। वहाँ तो हमने अनुकृष्टि में कुछ अलग बात देखी। हाँ, अनुकृष्टि में पहले की समानता आती है। हाँ। केवल एक पहला स्थान समान नहीं होता है। अभी उसके साथ हम इसकी कंपेयर करेंगे नहीं। हाँ, च1 हमने तीसरा निर्वर्गणा कांडक लिया। च1 इज इक्वल टू ट2, दैट इज इक्वल टू x3। पहला x, y, z हमने पहला निर्वर्गणा कांडक लिया।
दूसरा ट ठ ड, प्रथम निर्वर्गणाकांडक एक्स वाई जेड, हम तीन तीन ले लेंगे। एक्स वाई जेड, हाँ प्रथम देखो, प्रथम निर्वर्गणा लिख लो, निर्वर्गणाकांडक एक्स वाई जेड। दूसरा निर्वर्गणाकांडक ट ठ ड, हमने मराठी हिंदी नाम दिए ट ठ ड। तीसरा निर्वर्गणाकांडक च छ ज, च छ ज, ज ज जहाज वाला, हाँ अभी हमने वहाँ हमने जवन तो परिणाम को कहा था, हाँ जय मान लिया। इस तरह से आगे आगे हम नाम कुछ भी दे सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ क्या कहना, देखो पहले निर्वर्गणाकांडक के x1 y1 z1 किसी के समान नहीं है, हाँ x1 y1 z1 किसी के समान नहीं, बताते हैं। अब कहते हैं x2 इज इक्वल टू ट2, y2 इज इक्वल टू थ2 और z2 इज इक्वल टू द, नहीं हाँ ड2, सॉरी टू नहीं, अच्छा वन फिर से देखो, अभी हमने क्या किया है, नाम दिए प्रथम निर्वर्गणाकांडक एक्स वाई जेड, दूसरा निर्वर्गणाकांडक ट ठ ड, तीसरा निर्वर्गणाकांडक च छ ज ज, अब कहते हाँ ट ठ ड ड, तीन तीन ले लिए हमने समझने के लिए। अब कहते x1 y1 z1 किसी के साथ समान नहीं है, अभी ट1 इज इक्वल टू x2, थ1 इज इक्वल टू y2, ये लिख ले ना लो, x2 इज इक्वल टू ट1, y2 थ1 इज इक्वल टू थ1, z2 इज इक्वल टू द1, और z2 इज इक्वल टू ड1। तो ट ठ ड की हमने वो पहला ले लिया। अब कहेंगे x3 इज इक्वल टू ट2, और दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू च1। ये स्लोली लिख लो, x3 इज इक्वल टू ट2, दैट इज इक्वल टू च1, च तीसरी निर्वर्गणाकांडक का पहला, y3 इज इक्वल टू हाँ थ2, दैट इज इक्वल टू च1, हाँ च यानी अभी ख्याल में है ना क्या कहना चाहते। और z3 इज इक्वल टू ड2, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू च है ना, च जो छ हो गया ज1, यानी अभी के सारे स्थान पुनरुक्त हो जाएंगे। कहाँ तक ऐसा होगा, लास्ट के लास्ट स्थान, वही तो इसका लास्ट का देखो, ट का लास्ट पुनरुक्त है कि अपुनरुक्त? अपुनरुक्त नहीं, ट का लास्ट अपुनरुक्त है, सभी का लास्ट च के उपांत्य के समान होगा। ट का लास्ट च के उपांत्य, वो एक्स के साथ
नहीं, वो अपुनरुक्त आपने पहले मैंने पूछा था, आपने नहीं बताया कि वो समान नहीं होगा। देख अभी सुनो, एक्स का लास्ट, एक्स का जो लास्ट है, एक्स का लास्ट को हम एल कहेंगे। एक्स एल इज इक्वल टू ट का एल माइनस वन सुपान ट का उपान समान है। अब ट का जो लास्ट है च के उपांत्य समान हाँ। है, वही मैं बता रही हूँ। अच्छा, यानी बीच वाले बीच वाले सभी अंतिम भी पुनरुक्त पुनरुक्त हो जाएगा। अंतिम वाला खाली अंतिम स्थान सभी अपुनरुक्त हो, अंतिम क्या अंतिम अंतिम अभी अगर हम च छ ज सीरीज अंतिम कहेंगे तो उसका तीन ही अंतिम करेंगे स्थान। तो, या उसके आगे भी बनाओ ना। अच्छा, प फ ब करेंगे अगर लास्ट वाले, हाँ। तो प फ ब के लास्ट एकदम लास्ट फल और प एल फ एल बी एल वो उसके अपुनरुक्त। अपुनरुक्त हो गए, बाकी सभी के सभी पुनरुक्त हो गए। हाँ, तो प का अंतिम स्थान, फ का अंतिम स्थान और ब का हाँ। अपुनरुक्त होते, बाकी सब पुनरुक्त है। क्योंकि पूर्व के साथ सारे होते ना, बीच वाले क्या है, पूर्व के साथ भी, यानी यहाँ का तीसरा होगा तो पूर्व के चौथे के साथ और नेक्स्ट वाले के दूसरे के साथ समानता चलती रहेगी। ये सारे बीच वाले स्थान पुनरुक्त हो गए। अपुनरुक्त कौन से? x1, y1, z1 अपुनरुक्त, और हमने लास्ट प फ ब मान लिया है, उसका अंतिम स्थान अपुनरुक्त, बाकी बीच वाले सारे हैं वो पुनरुक्त। परंतु वो अपुनरुक्त भी कितनी बड़ी संख्या उनकी, x1, y1, z1 खाली 3, 4, 10 नहीं है, तो असंख्यात लोग, उसमें तो हमने बहुत सारे असंख्यात लोग गुना विद्यात भागा उससे गुना करेंगे, इतने वहां स्थान हुए थे। परंतु आगे वाले सारे x2 वाला, y वाला, y2 वाला, ये सारे पुनरुक्त हो गए। यहाँ तक जहाँ तक XL, हाँ वो किसके साथ हो गए? ट के L-1 के साथ। ट का उपांत लेना, ठ का उपांत लेना, उसके आगे वाले के उस दोनों में कंपेयर किए थे ना, पहले और दूसरे हाँ। निर्वर्गणा कांडक में, तब हमने कहा था कि ट का अंतिम है वो पुनरुक्त नहीं है, उसको छोड़ो और नीचे आओ, उसको अभी तक छोड़ा, परंतु वो जो ट का अंतिम है वो च के उपांत के साथ समान है, इसलिए वो भी पुनरुक्त ही है। अभी आपने जो बताया, लास्ट वाला अगर प फ ब मानते हैं, उसका लास्ट ब उसका लास्ट प का फ के साथ, प का फ के साथ नहीं होगा, दूसरे निर्वर्गणा कांडक के साथ, उसके पहले वाली जो कोई जो सीरीज थी उसके साथ होगा उपांत्य तक, पर उसके अंतिम तक। अपना x1, y1 जो अपना फर्स्ट निर्वर्गणा कांडक है, हाँ, और अपना अंतिम निर्वर्गणा कांडक है, हाँ, ये दो पुनरुक्त हुए। नहीं, उनके पहले के पहले और स्थान उनका और अंत के अंतिम स्थान, वो पुनरुक्त, पहले के पहले स्थान, अंतिम वो खाली पहले के प्रथम स्थान और अंतिम के लास्ट के अंत वाले अंतिम स्थान। सभी अपुनरुक्त। ऐसे देखा जाए तो अनुकृष्टि की ये डिटेल बता रहे हैं। अभी उसको याद मत करो, नहीं तो ये चला जाएगा अपना। यहाँ तक तो समझ में आई ना बता, अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम अभी 463 पृष्ठ पर आए। जिस प्रकार प्रथम और द्वितीय निर्वर्गणा कांडकों का परस्पर पुनरुक्तपना कहा है, केवल प्रथम निर्वर्गणा कांडक के पहले स्थान को छोड़ा था, उसके दूसरे स्थान दूसरे निर्वर्गणा कांडक के पहले स्थान के समान थे। उसी प्रकार दूसरे और तीसरे निर्वर्गणा कांडकों का भी कहना चाहिए। जैसे हमने x2, y2, z2 के साथ ट1, ठ1, ड1 कहा,
तो वैसे ही ट2 ठ2 ड2 के साथ x3 y3 चौवन z3। x3, वो तो x3 के साथ तो समान है ही है। हाँ। x3 y3 उसके साथ, हाँ, परंतु जवन के साथ भी समान है। ऐसे आगे आगे चलते जाना। x4 का उसके तीसरे स्थान, उसका दूसरा स्थान, किसी और का पहला स्थान। क्योंकि उनमें इनमें कोई विशेषता नहीं है। यहाँ पर दूसरे निर्वर्गणा कांडक की सब परिपाटियों के दूसरे आदि संक्रम स्थान पुनरुक्त हैं, इसलिए उन्हें अलग कर देना चाहिए। ये फिर दूसरे प्रथम स्थान से ही पुनरुक्त हो जाएगा ना। दूसरी परिपाटी का प्रथम स्थान भी आगे की परिपाटी आगे के साथ समान नहीं है। आगे के साथ समान नहीं है। हाँ। पहले के साथ समान हो गए। हाँ। x3 के साथ समान हो गए, परंतु आगे के साथ समान नहीं। हाँ। ऊपर के किसी के साथ समान नहीं, ये बात बताना चाहते। नीचे के साथ समान हो, ऊपर के साथ समानता नहीं है। देखो देखो, x1 तो बिल्कुल अपुनरुक्त ही था। अब T1 वगैरह देखेंगे। T1 = x2 हो जाएगा। ये तो पुनरुक्त की बात है ना। दूसरे निर्वर्गणा कांडक की सब परिपाटियों के दूसरे आदि संक्रम स्थान पुनरुक्त है। पहले स्थान नहीं बताया, पहले इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। टवन तो नहीं बता रहे। टवन = हमने x2 देखा ना। टवन को y2 के बराबर करते हैं। टवन = x2 देखा। हर एक का ऊपर के किसके साथ समान है उसको देखना। अच्छा। हाँ, हर एक का पहला स्थान अपुनरुक्त है, ऐसा भी। ऊपर के साथ किसी के साथ समान है, नीचे के साथ समानता वो मत ले लो। अभी x1 वाले है वो अपुनरुक्त है। T1 T2 वगैरह जो है वो भी अपुनरुक्त है। वो इसके साथ नीचे के साथ समान थे, परंतु ऊपर किसी के साथ समान नहीं है। अच्छा। ये बात लेनी। x1 के बराबर नहीं होगी वो। हाँ, x1 है, T1 है। हाँ, वो आगे वाले के साथ समानता आगे नहीं। वाले ऊपर उसकी समानता नहीं, ये बात बताना चाहते। पश्चात वाले के साथ समानता हो जाएगी। यानी वो नीचे के साथ समानता चली गई, वो उसके बाद नहीं कर रहे थे। तो मतलब x2 = टवन का तो नीचे वाले हो गए। हाँ, x2 को जब टवन बोल रहे हैं, हाँ, टवन x1 के बराबर नहीं, बट ऊपर के समान नहीं है। हाँ, x1 अभी समानता उसकी किसी अन्य के साथ भले हो, परंतु वो एक अलग से स्थान है वो। यानी x1 T1 यानी ट जिसको हमने कहा, फिर च जिसको कहा, पुनरुक्त पना नीचे के साथ है, परंतु उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। वो जघन्य उसका अपना स्थापित करेंगे वहां पर। तो वो सारे पहले स्थान अलग कर दो सबके। ये पूरा पढ़ेंगे ना, देखो ना। यहाँ पर दूसरे निर्वर्गणा कांडक की सब परिपाटियों के दूसरे आदि संक्रम स्थान पुनरुक्त है, इसलिए उन्हें अलग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अनंतर देखो यहाँ क्या क्या है। x1 वगैरह को हमने अपुनरुक्त में पहले स्थापित किया, और x2 के आगे वाले पुनरुक्त है, इसलिए उनको अलग कर दिया है। हाँ। अब x2 को अलग कर दिया है, तो T1 को रखना कि नहीं रखना? नहीं, वो भी अलग कर देना नहीं, पड़ेगा। उसको भी अलग करेंगे तो वो स्थान हमने एक भी नहीं पकड़ा। देखो देखो, पार्टी नहीं है। जो पुनरुक्त स्थान में से एक किसी को रखना कि नहीं रखना, कि दोनों को निकाल देना है? अच्छा, पुनरुक्त में से एक को रखना पड़ेगा। एक को रखना पड़ेगा ना। हाँ, x2 = T1। देखो, x1 x2 x3। अभी हर एक का पहला ले रहे हैं, y को हम अभी अलग रखते हैं। T1 T कहो, T कहो, T2 T3।
च1 च2 च3। अब इसके साथ ये सिमिलर है, ये पुनरुक्त है, ये भी पुनरुक्त है। तो पुनरुक्त निकाला, इसको निकाला तो इसको रखना कि नहीं रखना? रखना ना, दोनों में से एक किसी को तो रखो ना। यहाँ का निकाल दिया तो इसको रखना है। एक मिनट हम देखना चाहते हैं कि ऊपर क्या लिखा आपने? च1 च2 च3। तो जो पुनरुक्त है उसको, मगर जो पुनरुक्त है उनमें एक स्थान तो रखो ना, ये ख्याल में आती है। तो इसको हमने लिखा पहले और फिर उसको निकाल दिया। पहले x1 तो अपुनरुक्त हो गया, हर एक का पहला पहला स्थान लिया हमने। प्रत्येक परिपाटी का हमने एक एक स्थान लिया है जी। यानी एक निर्वर्गणा कांड का था। अभी इसमें ऐसे लिख दो ना, x1 y1 वगैरह यहाँ तक लिख सकते हैं हम। x2 तक जितने स्थान हो गए वो सब यहाँ लिख दे सकते हैं हम, और x2 के आगे y2 वगैरह वो सब उसमें साथ चले जाएंगे, वो सारे निकल जाएंगे। हमने एक एक पहला स्थान रख दिया। पर x2 इज इक्वल टू T1, तो T1 रखा तो x2 T1 को रखा, निकाल। x2 निकाल। हाँ। तो सभी के पहला स्थान रखना है। हाँ। यानी अभी पहली लाइन में x1 x2 x3 लिखो, दूसरी लाइन में t1 t2 t3 लिखो, तीसरे में x3 निकाला क्योंकि t2 के बराबर था। हाँ, और t2 निकाला क्योंकि च1 के बराबर। च1 के बराबर है। तो उसमें से एक स्थान रखो ना, बाकी निकाल दो। और च1 प फ व लास्ट बना दो उसको। लास्ट में प लिखो, प1 प2 प3। आएगा ना लास्ट में, परंतु वो सारे वो तो अपुनरुक्त हो जाएंगे सभी के। वो अंतिम जो है ना, वो अंतिम वाली जो सीरीज है वो अपुनरुक्त होगी। यानी उसके केवल प1 प2 ने प फ ब 1 2 1 प1 फ1 ब1 वो तो सभी निर्वर्णा कांड के उसके पहले स्थान रखना है, बाकी सबको निकालना है। और अंतिम निर्वर्णा कांड के उसके सभी स्थान रखने हैं, इसे आपका कहना है? उसके सभी नहीं रख सकते हैं, हर एक के पहले तो रखे हैं। प को तो रखा है पहले। अच्छा, अंतिम निर्वर्णा कांड के अंतिम स्थान रखने हैं सभी। हाँ, अंतिम तो सभी रखने हैं। अंतिम के अंतिम सब रहेंगे, खाली प का नहीं रहेगा। वही तो प का भी रहेगा, फ का भी रहेगा, ब का भी रहेगा। सभी x1 y1 z1 सभी अपुनरुक्त। फिर t1 ठ1 वो सब हमने पुनरुक्त में लिए। अब लास्ट प फ ब में लास्ट वाला सभी के लास्ट स्थान। हाँ, वो प1 को तो रखा था हमने। हाँ, वो अपुनरुक्त में लिया था प1 को। हाँ, प1 फ1 ब1 उसको अपन, क्योंकि वो पूरी सीरीज है ना एक हाँ। साथ। और उसके अंतिम तो बीच के सभी स्थान निकल जाएंगे। हाँ, सभी निकल। पुनरुक्त है, हमको उसको निकालना है। निकालने ने अलग कर दिया हमने उसको, हमने लिखकर उसको अलग बना दिया ना। सबको निकाल के रख दिया। देखो अभी यहाँ क्या कहेंगे आगे। एक चीज x1 y1 z1 भी अपुनरुक्त है। हाँ, सभी पूरी पहला प्रथम निर्वर्गणा कांड के पहले प्रथम स्थान अपुनरुक्त है। उसके साथ जो ऊपर के पहले स्थान उसको रखना है। हाँ, क्योंकि पुनरुक्त कहेंगे दोनों को मत निकालना। हाँ। एक किसी को एक निकालना। स्थान को रखना पड़ेगा। पुनरुक्त स्थानों में से एक तो हम कायम रखेंगे और जो डबल डबल है उसको निकालेंगे। अब यहाँ क्या कहते देखो, इसी प्रकार अनंतर अधस्तन निर्वर्गणा कांडकों की सब परिपाटियों के द्वितीय आदि संक्रम स्थानों को अनंतर उपरिम निर्वर्गणा कांडों की सब परिपाटियों के संक्रम स्थानों के साथ क्रम से पुनरुक्त करके
जो ऊपर वाले पहले स्थान उसको रखो, तब तक ले जाना चाहिए जब तक द्विचरम निर्वर्ण कांडकों की सब परिपाटियों के द्वितीय आदि संक्रम स्थान, द्वितीय देखो क्या कहते, द्विचरम निर्वर्गणा कांडक यानी हमारा छ वाला, तो उसके द्वितीय आदि संक्रम स्थान को निकाल लेना। च2 च3 को निकाला हमने, च1 को रखना है, च1 को रखा था हमने। आदि संक्रम स्थान अंतिम निर्वर्गणा कांडक के संक्रम स्थानों के साथ पुनरुक्त होकर, क्योंकि च2 च3 है वो प1 के साथ वगैरह प2 के साथ समान था, इसलिए उसको निकाला हमने, परंतु प1 को भी रखना है, प2 को भी रखना है। प्रकृत प्ररूपणा में अंत को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ले जाने पर अंतिम निर्वर्गणा कांडक को छोड़कर द्विचरम आदि समस्त निर्वर्गणा कांडकों के सभी संक्रम स्थान पुनरुक्त होकर जाते हैं, किंतु इतनी विशेषता है कि सब निर्वर्गणा कांडकों की सब परिपाटियों के सभी प्रथम संक्रम स्थान अपुनरुक्त होकर ही स्थित है। x1 t1 च1 p1 वैसे ही रह गए हैं। आगे द्वितीय आदि को हमने निकाल दिया, पहली परिपाटी के सभी को रखा, सबके पहले स्थान को रखा, पहली परिपाटी का x रखा, और वो पूरा जो था ना आयाम कौन सा x y z, तो x1 को रखा, y1 को रखा, z1 को रखा, फिर t1 को रखा, t1 को रखा, ट ठ ड के एक को रखा, बाकी सबको निकाल, बाकी निकाल दिया। पीछे च छ ज में एक को रखा, बाकी को निकाल दिया। और लास्ट वाले प फ ब के सभी स्थान रखे। प फ ब के तो पहले तो रहेंगे ही रहेंगे, हाँ। उसके लास्ट रहेंगे, हाँ। नहीं मगर उसके द्विचरम आदि ऊपर के साथ समान नहीं है, इसलिए उसको रखना पड़ेगा, पूरा रखना पड़ेगा। हाँ देखो p1 रखा, हाँ आखिर में प फ ब में हमने केवल प की बात करी, अभी p1 को रखना, p2 को रखना कि नहीं रखना, रखना पड़ेगा, क्योंकि च3 को निकाल दिया था हमने। हाँ। च3 और p2 समान है, तो p2 को रखो और च3 को निकालो। लास्ट वाले सभी रखने पड़ेंगे, लास्ट वाले सभी, यानी p1 b1 b1 p2 b2 वो सब रखने पड़ेंगे। हाँ। सभी p1 p2 p3 p1 p2 p3, हाँ सभी रखना पड़ेगा। और p सभी रखेंगे, क्योंकि बीच वाले सभी निकाल दिए, तो ये लास्ट वाले रखने पड़ेंगे। इसके लास्ट का सभी रखने का है। हाँ L1 L2 भी रखने हैं। नहीं, लास्ट आगे के द्विचरम कांडक तक के सभी निकालना है, सभी के पहले स्थान रखना है, और लास्ट वाले जो ये जो निर्वर्गणा कांडक है ना, उसके सभी स्थान रखने पड़ेंगे ना। हाँ, बराबर है ना, सभी रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ जो नीचे की समानता थी, नीचे की हमने निकाल दिया, तो अंत के सभी रखना पड़ेगा। ये p1 को भी रखो, p2 को भी, p3 को भी रखो, फ को भी सभी को रखो, हाँ। और प ब के भी सभी रखो, क्योंकि नीचे के साथ समानता है तो हमने नीचे की निकाल दी है, दोनों को नहीं निकालना, दोनों में से एक कोई तो रखो ना। तो जो समान थे वो नीचे के निकाल दिए हमने, यानी अभी क्या हमारे पास मिला, x1 y1 z1 रहा, t1 रहा, y1 च1 सभी के पहले रहा। हाँ, उनको जरा सुनने दो। पहली जो है x y z, उसमें से एक को रखा, द्वितीय आदि को कैंसिल किया, क्यों, वो ऊपर के एक के समान है, तो दोनों में से एक को रखना था। तो हमने दूसरी जो सीरीज है ट वाली t1 को रखा, t1 को रखा, d1 को रखा, उसके साथ जो x y z के समान थे वो निकाल दिए, उसके ऊपर चले जाएंगे। च1 को रखा,
छवन को रखा, जवन को रखा, जवन को, और उसके साथ नीचे के जो समान थे ट2, x3, उनको तो निकाल ही दिया। फिर हम लास्ट तक पहुंचे प फ ब में। प1 को भी रखना, प फ ब सबको 1 को तो रखना ही, क्योंकि नीचे के वो ट2 के समान थे, नीचे के निकाल दिया। प2 उसके साथ नीचे का च3 था, तो प2 को रखा, च3 को निकाल। प3 उसको भी रखना, क्योंकि हमने च4 वगैरह नीचे के सब, तो इसलिए प फ ब जो सीरीज है उसके 1 2 3 4 लास्ट तक सभी रखना। हाँ, ये ऊपर लिखिए, ऊपर जो है ना फिगर इस पेज पर, वही बताने वाले हैं। हर एक के पहले स्थान रखो और अंतिम जो सीरीज है पूरी सभी परिपाटियां उसके सभी स्थान रखो। अंतिम निर्वर्गणा कांडक के सभी स्थान रखो। ये पहले स्थान और ये पूरा अंतिम। देखो हम पढ़ेंगे इसको। हाँ, वो सभी के पहले स्थान है और लास्ट वाले है वो। अभी मैंने भी पढ़ा नहीं, अभी यहाँ पढ़ेंगे। देखो ये चौथी लाइन के शुरू में आगे दूसरे आदि संक्रम स्थान पुनरुक्त है, इसलिए उनको अलग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अनंतर अधस्थन निर्वर्गणा कांडकों की सब परिपाटियों के द्वितीय आदि संक्रम स्थानों को अनंतर ऊपरी निर्वर्गणा कांडकों की सब परिपाटियों के संक्रम स्थानों के साथ क्रम से पुनरुक्त करके, यानी नीचे नीचे की, अभी पहले के हमने पहला x1 y1 सब रखा, द्वितीय आदि ऊपर के साथ समान है तो इसलिए उसको निकाला। दूसरी हमने परिपाटी शुरू की टठड़, उसका प्रथम स्थान तो रखा, उसके द्वितीय आदि उसके ऊपर के चछज के साथ समान देखकर उसको निकाल दिया। चछज के एक को रखा और उसके दूसरा तीसरा चौथा ऊपर के साथ समान है, उसको निकाल दिया। अब प फ ब हमारे लास्ट है, वहाँ हम आ गए, तो नीचे के तो निकाल दिए थे। अभी प फ ब में ऊपर कोई है नहीं, लास्ट है, ऊपर कहीं समानता नहीं है, तो प1 प2 प3 सबको रखना, फ1 फ2 फ3 सबको रखना, ब1 ब2 ब3 सबको रखना। देखो तब तक ले जाना चाहिए, ऊपर नीचे की समानता बता रहे, जब तक द्विचरम निर्वर्गणा कांडकों की सब परिपाटियों के, हमने द्विचरम चछज को कहा, द्विचरम निर्वर्गणा कांडक कौन सा है? चछज, और उसके द्वितीय आदि ने च2 छ2 ज2, सब परिपाटियों के द्वितीय आदि यानी च2 च3 वगैरह आदि संक्रम स्थान अंतिम निर्वर्गणा कांडक के यानी प1 प2 वगैरह के साथ संक्रम स्थानों के साथ पुनरुक्त होकर प्रकृत परूपना में अंत को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ले जाने पर अंतिम निर्वर्गणा कांडक को छोड़कर, पूरा कांडक को छोड़कर, प फ ब वाला पूरा कांडक छोड़कर द्विचरम आदि समस्त निर्वर्गणा कांडकों के वो बराबर करना, श दिख रहा है, निर्वर्गणा कांडकों के सभी संक्रम स्थान पुनरुक्त होकर जाते हैं, किंतु इतनी विशेषता है सब निर्वर्गणा कांडकों की सब परिपाटियों के, सभी परिपाटियां, सभी प्रथम संक्रम स्थान अपुनरुक्त होकर ही स्थित हैं। यानी सभी संक्रम परिपाटियां कौन कौन सी है? एक्स वाई जेड है, च छ जो है, प फ ब है, जो कुछ है उनके पहले पहले स्थान है अपुनरुक्त है। बाकी के साथ समानता जानकर नीचे नीचे के द्वितीय आदि को निकालते गए हम। तो हमने एक्स सीरीज में, एक्स वाई जेड सीरीज में से एक्स वाई जेड को 1 1 रखा, 2 2 को निकाल दिया। च में से भी चवन ज1 को रखा, बाकी सबको निकाल दिया। ट में भी ऐसा है,
ऐसे अंत तक गए। और अंत पापा- में क्या रखना, सबको रखना, पापा बाकी सभी रखना। क्योंकि उसके जो द्वितीयों के साथ हमने नीचे की समानता रखी, तो नीचे के तो निकाल दिए हमने, तो उसको एक, दोनों में से एक को तो रखना है। अब परिणाम स्थान मात्र विष्कंभ युक्त, जो हमने ये जो देखा ना x1, x2, x3 वगैरह क्यों उत्पन्न हुए थे, क्योंकि परिणाम स्थान हमने J1 यानी J1, J2, J3 देखे थे। तो जितने परिणाम स्थान है उतने एक एक परिपाटी में स्थान होंगे। नहीं समझे? परिणाम स्थान 5 हो गए, J1, J2, J3, एक एक J4, परिपाटी J5। में इतने स्थान। तो x में भी उतने स्थान है ना, x1, x2, x3, x4, x5। क्यों? उतने परिणाम, एक एक परिणाम का एक एक संक्रम स्थान है, तो उसको कहेंगे विष्कंभ, चौड़ाई। एक सीरीज है हमारी, परिपाटी है, तो x परिपाटी में कितने स्थान है, जितने परिणाम अलग अलग है उतने, उसको हमने कहा है विष्कंभ। विष्कंभ तो परिणाम स्थान मात्र विष्कंभ युक्त, और संक्रम स्थान परिपाटी मात्र आयाम युक्त। आयाम कितना है, तो जितनी परिपाटियां है उतना आयाम। एक परिपाटी का विष्कंभ कितना है, तो परिणाम स्थान इतना है, और ऐसी कितनी परिपाटियां उसको आयाम कहेंगे। ये जो हमने अभी हम यहाँ जो लिखा है ना, अभी 25 नहीं गए, एक्स वाली कितनी परिपाटियां होती है, तो एक्स, वाई, जेड वगैरह जो हमने गिनी है, उसको नंबर ऑफ परिपाटियां कहेंगे, उसको आयाम कहेंगे, वो विष्कंभ होगा। हमने देखा विष्कंभ से ये आयाम लंबा है ज्यादा। कहाँ तक होगा, एक्स, वाई, जेड, एम, एन, ओ, पी, जो कुछ ये सारे कहाँ तक, ट के पहले तक, x2 के पहले तक जितने स्थान है उतनी एक वो आयाम वाली होगी, संक्रम स्थानों के एक आयाम होगा उसका। यही कहते हैं परिणाम स्थान मात्र विष्कंभ युक्त और संक्रम स्थान परिपाटी मात्र आयाम युक्त। सर्व संक्रम स्थान प्रतर में से, प्रतर यानी उसका स्क्वायर। हमने कहा ना हमारा घर कितना है, इतना स्क्वायर वेल पे है, इतने फुट बाय इतने फुट, वो हमने प्रतर क्षेत्र बताया, इतने क्षेत्र में से। जो 64 संक्रम स्थान है तो उसको 8 प्रतर बोलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। परिणाम स्थान हम कहेंगे 5 है, और संक्रम स्थान परिपाटियां हम कहेंगे 25 है, तो 25 × 5 125 हमारा प्रतर हुआ। प्रतर यानी स्क्वायर फुट समझो ना, उसमें 2 बाजू होती है ना, सामने सामने वाली जो है एक आयाम वाली और एक विष्कंभ वाली। पुनरुक्त संक्रम स्थानों को घटा देना। अभी जो हमने लिखा x1, x2, x3, t1, t2, t3 वगैरह वगैरह, अभी ऊपर जो लिखा ना उन्होंने पहले प्रतर बनाया। ऊपर देखो ऐसे 6 बिंदियां है, और हाइट में कितनी बिंदियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है। तो उसमें से उन्होंने वो विष्कंभ वाली पहले का एक एक स्थान रखा, बाकी को सबको निकाल दिया, और अंत वाले सबको रखना। घटा देने पर शेष संक्रम स्थान अपुनरुक्त रूप से बीजनाकार रूप स्थित होते। बीजना क्या होता है मालूम है? पंखा। पहले ऐसे होता ना, इसमें ऐसे आड़ा, अष्टमंगल नहीं, बीजना, बीजना। उनकी यह स्थापना है। स्थापना यानी उसका ये चार्ट मूल में देखो, इसको कल ही देखना पड़ेगा। ये इसको जो स्थापना को जो समझाया है उसको कल समझेंगे हम। यही से शुरू करेंगे पैराग्राफ से। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा